तो लास्ट क्लास में हमने पांचों प्रोसेस का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखा था कि पांचों प्रोसेस में चारों प्रोसेस में हमें क्या क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन। चार प्रोसेस है, चार लाइफ प्रोसेस विच आर एसेंशियल, राइट। और हमने न्यूट्रिशन जब स्टार्ट किया था, मैं डेफिनेशन लिखी थी और मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं होता है। इट इज नॉट जस्ट इनटेकिंग ऑफ फूड, एक्चुअली इट इज इनटेकिंग प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, कि आप उस खाने को जो खाए हो उसको आप कैसे अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर रहे हो, है ना। आप उसको उस खाने से एनर्जी बना रहे हो, राइट। तो दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड, और उस एनर्जी से आप अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब आपका न्यूट्रिशन के अंदर आएगा। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे मुझे बताना, अपन इससे आगे बढ़ेंगे फिर। बस न्यूट्रिशन की डेफिनेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, सही होता बस। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ना। न्यूट्रिशन इज नीडेड, न्यूट्रिशन इज नीडेड, nutrition is needed to provide energy, nutrition is needed to provide energy for doing any activity, for doing any activity, न्यूट्रिएंट लिखो कि न्यूट्रिशन लिखो, न्यूट्रिशन लिखो ना, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज नीडेड to provide energy for doing any activity and provide essential nutrients for life process, and provide essential nutrients for life processes, for life processes। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, राइट। और न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिल रही है और ये न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है हमारे? फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, right? ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, अलग अलग मिनरल्स हो गए। हाँ, ठीक, नेक्स्ट लिखना। न्यूट्रिएंट्स आर द मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द मटेरियल, nutrients are the material which provide nutrition to organism. Nutrients are the material which provide nutrition to organism. ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखते हैं न्यूट्रिएंट्स का। पहला लिखना कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये अपन लोग किसमें किसमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट फैट? व्हीट हो गया, तो व्हीट और चपाती देखिए ना, व्हीट में चपाती बनेगा, व्हीट एंड राइस, है ना। ये हमारा हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा फैट मतलब ऑयल कंटेनिंग फूड्स, ये हमको फैट प्रोवाइड करते हैं। हाँ, इसमें आलू भी आ गया और आपका ऑयल भी हो गया, राइट, दोनों में फैट होगा। ठीक है, ऑयल एंड फैट, इसमें लिखो हाइफन डाल के कार्बोहाइड्रेट एंड फैट पहला लिखिएगा। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हाइफन डाल के लिखना। दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला न्यूट्रिएंट लिख रहे हैं अपन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे अपन ग्लूकोज पीते हैं ना, ग्लूकॉन डी बोलते हैं, इसको पीने से एनर्जी मिल जाती है, तो अल्टीमेटली वो दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ओके, एग्जांपल लिखना इसमें व्हीट, राइस, कॉर्न, मक्का, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, इनको खाने से हमें तुरंत उस समय के लिए तो एनर्जी मिलती है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखना, ये तो कार्बोहाइड्रेट फैट हो गया। एक और एग्जांपल लिखना नीचे, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बस पेन नहीं है क्या? बोलना भाई, दे दूंगा ना पेन, वापस लेके चले जाना बस, ये दो। इसके पास नहीं है। हाँ, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है,
They are nutrients. They are nutrients used for making body parts. They are nutrients used for making body parts. हाँ, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे रिपेयर के लिए ये प्रोटीन विटामिन बहुत जरूरी है. ग्रोथ तो चलो एक एज तक होगी ना, उसके बाद आपकी ग्रोथ नहीं होगी, बट रिपेयर तो जिंदगी भर चलता है. आपकी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर जो बोल रहा हूँ मैं, दो चीज. ग्रोथ एक पॉइंट ऑफ टाइम तक रहेगी, है ना, आपकी हाइट बढ़ रही है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक रहेगी, बट रिपेयरिंग जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती है. रिपेयरिंग मतलब जैसे मुझे यहाँ पे कुछ कट गया हाथ में, यहाँ पे, तो ये कुछ दिनों में रिपेयर हो जाता है ना, ठीक है, तो उसको अपन रिपेयरिंग बोल रहे हैं. ठीक है, जो हीलिंग प्रोसेस इज बेसिकली रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज एंड सेल्स. ठीक है, तो इसके लिए हमको प्रोटीन एंड विटामिन बहुत जरूरी है. ठीक है, तभी तो बोलते हैं ना कि बीमार होने के समय हमको क्यों बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, क्योंकि बैलेंस डाइट से हमें ये प्रोटीन विटामिन भी मिलते हैं प्रॉपर क्वांटिटी में, है ना, जिससे हमारा जो रिकवरी है ना वो थोड़ा फास्टर हो जाता है. ठीक है, तो फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट्स एग्जांपल लिखना, ये हमें कहाँ से मिलता है, प्रोटीन या विटामिन रिच फ्रूट्स हो गए, पल्सेस हो गए, है ना. प्रोटीन का मेन सोर्स आपके पल्सेस हो गए, दाल वाल जो खाते हैं अपन, है ना. बाकी फ्रूट्स हो गए जिनसे हमें विटामिन मिनरल मिलते हैं. बाकी एकदम डिटेल में नहीं आएगी कि विटामिन ए कौन से फ्रूट से मिलता है, विटामिन डी किस फ्रूट से मिलता है. हाँ, वेजिटेबल्स से भी मिलता है. ठीक है, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और एक क्या बोला मैंने, पल्सेस. ठीक है, तो ये कुछ सोर्स हो गए जहां से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. तो पहले हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है, नीड फॉर न्यूट्रिशन, राइट. फिर हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन मिलेगा कहां से, न्यूट्रिएंट्स से. और न्यूट्रिएंट्स ये इतने टाइप के हमने लिखे, उसका सोर्स भी लिखे है कि ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहां से मिलता है. ठीक है, अब जानते हैं मोड, कि न्यूट्रिशन के मोड्स क्या होते हैं. जैसे हमारा न्यूट्रिशन का मोड क्या है, हेट्रोट्रॉपिक, मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर फॉर अवर न्यूट्रिशन, राइट. हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो फिर किचन में क्या करते हैं, किचन में तो खाना पकाते हैं, खाना बनाते नहीं. खाना बनाना मतलब, हाँ हाँ हाँ, तो वो इनऑर्गेनिक मटेरियल बनाना पड़ेगा ना हमें, तो वो चीज हमारे पास, उस वो पावर हमारे पास नहीं है. ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो हम एक्चुअली वो वीट को पका के हम खाना बना रहे हैं. ठीक है, बट एक्चुअली वो वीट कहाँ से आ रहा है, प्लांट से, बिकॉज प्लांट हैव द पावर टू यूज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द सन. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ना, पूरे यूनिवर्स में सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी को कैप्चर करके खाना बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं. फिर आप बोलोगे सर सोलर कुकर भी तो यही करता है, पर फिर सोलर कुकर के अंदर जो डाले वो तो प्लांट से ही मिल रहा है ना, समझ रहे हैं अल्टीमेटली. तो प्रोड्यूसर्स आर द, या प्रोड्यूसर्स हैव द पावर टू कैप्चर लाइट एनर्जी, सन की एनर्जी को वो कैप्चर करते हैं, एंड दे कन्वर्ट दैट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस. फोटो मतलब लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा ना, फोटोकेमिकल प्रोसेस, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जहां पे लाइट की हेल्प से हमने AgCl को ब्रेक किया था इन Ag and Cl2, याद है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, है ना. तो वैसे यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे अपन फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं. सिंथेसिस का मतलब कुछ बनाना होता है, समझ रहे हैं. फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब मेकिंग, वहां पे डिकम्पोजिशन था ब्रेकिंग, अपोजिट प्रोसेस है. सिंथेसिस का मतलब बनाना होता है और डिकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना होता है, ब्रेकिंग. यहाँ पे मेकिंग है, वहां ब्रेकिंग था. तो लाइट की हेल्प से दोनों चीजें हो रही है. ठीक है, तो प्लांट विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, है ना, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एंड नॉट जस्ट सनलाइट, उनको और क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो वो ये दो रॉ मटेरियल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में ही ये रिएक्शन होते हैं ना, जो ग्रीन कलर पिगमेंट अपन बोलते हैं क्लोरोफिल, दैट इज प्रेजेंट इन अ प्लास्टिड कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट. याद है, हमने 9th क्लास में पढ़ा ना कि प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली होता है व्हिच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, और उसका काम क्या होता है, एक तो वो आपके प्लांट के पार्ट को कलर प्रोवाइड करता है. अगर क्लोरोफिल है तो ग्रीन कलर होगा, है ना. ऐसे ही जैसे टमाटर है, इसका रेड कलर है, उसके अंदर अलग टाइप का पिगमेंट होगा.
राइट, क्लोरोप्लास्ट नहीं बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोफिल के लिए हो गया, बाकी अलग अलग नाम आते हैं। आप एक क्रोमोप्लास्ट पढ़ते थे और एक ल्यूकोप्लास्ट पढ़ते थे। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस प्लास्टिड्स और क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर्ड प्लास्टिक सॉरी, ठीक है। अब उस कलर्ड प्लास्टिड में एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर के, जिसके अंदर एक पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल, और यही रेस्पॉन्सिबल है फॉर कैप्चरिंग सनलाइट। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, एनिमल सेल में क्लोरोफिल एब्सेंट है, दैट इज व्हाई वी आर अनेबल टू कैप्चर दैट सनलाइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट इज बेसिकली द किचन ऑफ द सेल। पढ़ते थे ना हम, सबके अलग अलग नाम भी रहते थे, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते थे ना, लास्ट क्लास में आप लोगों ने बताया भी था मुझे। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, सेल का किचन है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे घर में खाना किचन के अंदर बनता है। वैसे ही प्लांट्स लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाना बनाते हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप लोगों को समझ में आ रहा है? आदित्य, गुंजेश एंड अनीश? यस सर। ओके, यस सर। तो जो मोड की बात कर रहा हूं मैं, मोड अपन दो पढ़ेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटो मतलब सेल्फ होता है, मतलब जो खाना अपना खुद बनाएंगे, तो वहां आएंगे आपके प्लांट्स, उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द फूड व्हिच वी आर इनटेकिंग, राइट। तो हम आएंगे हेटरोट्रॉप्स के अंदर व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर। हेटेरो का मतलब डिफरेंट होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम, राइट। तो हेटेरो डिफरेंट है, मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर आवर फूड एंड दोस आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो मोड में हम ये दो पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखो एक एक चीज समझने चल रहा है कि क्या क्या हम पढ़ रहे हैं। हमने डिफाइन किया न्यूट्रिशन को, हमने न्यूट्रिशन की नीड को समझा कि व्हाई न्यूट्रिशन इज नेसेसरी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन मिलेगा कहां से, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और अब हम पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखना मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में। इट मींस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मोड का मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ obtaining food by an organism, means the method of obtaining food by organism। वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से खाना ले रहा है या खाना उसको मिल रहा है, ठीक है। how that particular organism is obtaining nutrition, उसको कहते हैं मोड। समझ में आ रहा है? मोड का मतलब MODE, M डबल OD नहीं, वो तो मूड होता है, ठीक है। MODE मोड, ठीक है। ओके, फर्स्ट लिखना ऑटोट्रॉपिक मोड। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक मोड। ऑटोट्रॉपिक मोड हाइफन डाल के लिखो। ऑटो पहले ऐसे करके लिख लेना, ऑटो मींस सेल्फ, ऑटो मींस सेल्फ, ठीक है। ऑटोनॉमस भी बोलते हैं, कुछ ऑटोनॉमस सुना है कभी? कुछ ऑटोनॉमस वर्ड, जैसे कुछ कुछ कॉलेजेस या कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ कॉलेजेस मान लो ऑटोनॉमस होते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब है जैसे अभी आपके स्कूल CBSE के रूल्स फॉलो करती है ना, आप 10th में हैं तो जो टाइम टेबल भेजेंगे उसी में एग्जाम कराना, जो पेपर वहां से भेजेंगे आपको वही मिलेगा। तो योर स्कूल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन CBSE, समझ रहे हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो ये ऑटोनॉमस नहीं है। अब कोई कॉलेज अगर ऑटोनॉमस, इसका मतलब क्या है कि वो सिलेबस भी अपना खुद बनाएंगे, पेपर भी अपना खुद बनाएंगे। ऑटोनॉमस सेल्फ, समझ रहे हैं ना? याद रहेगा ये वर्ड सेल्फ। तो ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉफ, TROPHE, ट्रॉफ मींस न्यूट्रिशन। ट्रॉफ मींस न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, ठीक है। हाइफन डाल के लिखो इसमें। इन दिस मोड, इन दिस मोड, in this mode an organism does not depend on
In this mode, an organism does not depend on other living beings for food. Other living beings for food. So stop. They make their own food. They make their own food. They make their own food by the process called photosynthesis. By the process called photosynthesis. By the process called photosynthesis. एग्जाम्पल लिख लो. all green plants, all green plants, है ना. कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, कॉमा डाल के लिखना. ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया. ठीक है. सेकेंड मोड लिखना हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या हेट्रोट्रॉपिक मोड. हेट्रो HETERO हेट्रोट्रॉपिक मोड. हेट्रोट्रॉपिक मोड. ठीक है. वैसे जैसे यहाँ पे ऑटो का मीन सेल्फ लिखे थे ना, वहां पे भी लिख लो. हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट या सम अदर. हेट्रो मीन्स अदर. We are dependent on other organism, right? So hetero means others. Hyphen डाल के, it is that mode of nutrition in which, it is that mode of nutrition in which, it is that mode of nutrition in which an organism cannot make their own food. Their own food. And depends upon other organism. And depends upon other organism. आपका नाम क्या है? अन्वी. अर्नव अन्वी. Okay. And depend upon other organism for their food. For their food. ये एग्जाम्पल में लिख लो. all animals, all animals. fungi. fungi एक्चुअली एक अलग मोड है ना. fungi अपन डिकम्पोजर्स के अंदर डालते हैं. डिकम्पोजर्स भी होते हैं ना कुछ, इसको अपन सेप्रोट्रॉप बोलते हैं. क्या होता है एक और मोड आपका? सेप्रोट्रॉपिक मोड. उसमें क्या होता है? वो भी डिपेंडेंट है अदर पे. हाँ एग्जैक्टली. वो दे डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेड मटेरियल. जो भी प्लांट्स मरेंगे, जो भी एनिमल्स मरेंगे, दे आर डिपेंडेंट ऑन दोस फॉर देयर न्यूट्रिशन. ठीक है. अल्टीमेटली दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर ओनली ना, तो उनको भी आप हेट्रोट्रॉप के अंदर डाल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिखना. Heterotrophs can be further divided into three types. Heterotrophs can be further divided into three types. On the basis of mode of nutrition. On the basis of mode of nutrition. On the basis of mode of nutrition. पहला लिखना सेप्रोट्रॉपिक. फर्स्ट सेप्रोट्रॉपिक. 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 हाइफन डाल के. in this an organism obtain its food from. In this an organism obtains its food from decaying or dead organic matter. Decaying or
डेड ऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल लिख लो, फंगाई एंड बैक्टीरिया, फंगाई एंड बैक्टीरिया। सेकेंड लिखना, सेकेंड पैरासिटिक, पैरासिटिक ये भी सुने होंगे, पैरासाइट्स। क्या होते हैं पैरासाइट्स? वेरी गुड, सुन रहे अल्टीमेटली वो एक होस्ट की बॉडी में रह के न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, विदाउट दे कैन किल आल्सो, वो होस्ट की परवाह नहीं करेंगे, उनको अपना खाना खाना है बस, ठीक है। विदाउट किलिंग द होस्ट जरूरी नहीं है, होस्ट मर भी सकता है उस चीज में या बीमार पड़ सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन में, पैरासिटिक न्यूट्रिशन ना सेकेंड टाइप का, ये भी हेटरोट्रॉपिक के अंदर ही आएगा ना, PARASITIC पैरासिटिक, ठीक है। इसमें हाइफन डाल के लिखो, इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच किलिंग को भी बोल सकते हैं, जैसे अपन इसको बोलते हैं ना लीज, वो मारती नहीं है ना, ठीक है, विदाउट किलिंग इट बोल सकते हैं। हाँ देखो, इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derives its food from the body of other living organism, from the body of other living organism, from the body of other living organism। इसका वाला पॉइंट भी ऐड कर देते हैं इसमें, विदाउट किलिंग, विदाउट किलिंग, विदाउट किलिंग, ठीक है। और जिस बॉडी में वो रहता है उसको अपन होस्ट बॉडी बोलते हैं, दैट इज होस्ट, राइट। एक लाइन उसके भी लिख लेते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज होस्ट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज होस्ट। इसके भी कुछ एग्जांपल लिख लो, एक तो कुछ वॉर्म्स भी होते हैं ना, राउंड वॉर्म्स लिख लो, राउंड वॉर्म्स। फिर प्लांट्स में कसकटा होता है, जिसको हिंदी में अमरबेल बोलते हैं ना, उसको भी लिख लो कसकटा, कसकटा CUSCUSCUTA, कसकटा ये प्लांट है, इसका हिंदी में अमरबेल बोलते हैं, AMARBEL। हाँ, नेक्स्ट एक और लिख लो, सेवरल फंगाई एंड बैक्टीरिया, सेवरल फंगाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, चलो थर्ड लिखना इसमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक HOLOZOIC, होलोजोइक न्यूट्रिशन ये हमारा है, ठीक है। हम भी तो हेटरोट्रॉपिक में आएंगे ना, तो हेटरोट्रॉपिक में दो कैटेगरी तो अपन बात कर लिए, सेप्रोट्रॉपिक एंड पैरासिटिक, ठीक है। ये जो थर्ड अपन ने लिखा है होलोजोइक, इसमें क्या होता है, प्रॉपर ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर खाता है, पचाता है, और पचाने के बाद वो सेल्स तक पहुंचाता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, मैंने बोला था कि हम खाना खा लिए पर वो फूड जो है वो इंटेस्टाइन से सेल्स तक कैसे पहुंचेगा, तो उसको हम डाइजेस्ट करते हैं और ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि वो सेल के अंदर जा सके, डिफ्यूज हो सके। समझ में आ रहा है, डिफ्यूजन होना चाहिए ना, सेल के अंदर जाना है उसको, तो सेल की परमिएबल, सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर खाना डिफ्यूज होना चाहिए, उसके लिए वो खाने को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक में लिख लो हाइफन डाल के, in this an organism takes the complex organic matter, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स है, ठीक है। in this an organism takes the complex organic matter into its body
इस प्रोसेस का नाम क्या था? नहीं नहीं, वो तो इंजेशन। आप क्या बोले? नहीं नहीं, ये सिर्फ लेने वाला, अभी सिर्फ खाने की बात कर रहा हूँ ना मैं। तो बात की ना इन टेकिंग ऑफ फूड, सबके अलग अलग मोड होते हैं खाने लेने के। हम अपने हाथ से खाना खाते हैं, हमने छिपकली की बात की थी, ये थी ना बात। हाँ, तो अभी सिर्फ उतना ही लिखे, इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इट्स बॉडी by the process of ingestion, by the process of ingestion, by the process of ingestion, comma, फिर वो जो खाना वो खा चुका उसको पचाता भी है, तो the ingested food is digested, the ingested food is digested। ये लाइन समझ में आ रही है सबको? जो खाना उसने खाया है उसको डाइजेस्ट करेगा, पचाएगा, राइट? The ingested food is digested and then absorbed into the body cells। अब ये बॉडी सेल के अंदर जा सकते हैं। Getting what I am saying? तो एक्चुअली में ना डाइजेशन में क्या होता है यहाँ पे देखना, लिखने के बाद कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल insoluble and large sized, ये चार वर्ड ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। डाइजेशन से पहले खाने की प्रॉपर्टी ये रहती है, हम जो खाना खाते हैं, हमने रोटी खाई, हमने चावल खाया, हमने सब्जी खाया, उसकी प्रॉपर्टी ये रहती है। एक तो वो कॉम्प्लेक्स मैटर है, अगर उसके अंदर विटामिन है, उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वो सब बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मैटर होते हैं, ठीक है, जो साइज में बड़े हैं, लार्ज साइज है, ठीक है। प्लस इनसॉल्युबल है, अगर सॉल्युबल हो जाते तब तो वो आराम से डिफ्यूज हो सकते हैं ना, पर वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, वो ऑर्गेनिक मैटर पानी में इनसॉल्युबल है, ठीक है। और चौथा प्रॉपर्टी नॉन डिफ्यूजिबल, मतलब वो सेल के अंदर डिफ्यूज करके अंदर नहीं जा सकते। तो डाइजेशन के पहले हमारे खाने की प्रॉपर्टी ये रहती है, डाइजेशन के बाद हम इनको सबको उल्टा कर देते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स का अपोजिट क्या होता है? सिंपल। नॉन डिफ्यूजिबल का क्या हो जाएगा? डिफ्यूजिबल। इनसॉल्युबल का हो जाएगा सॉल्युबल, और लार्ज साइज का हो जाएगा स्मॉल। समझ में आ रहा है क्या? यही एक्चुअली डाइजेशन में होता है। और डाइजेशन करते कौन है? कौन हेल्प करते हैं हमें डाइजेशन करने में? एंजाइम्स। और कुछ बोल रहा था कोई वाटर बोल रहा था क्या? हमारे बॉडी के अंदर हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं ना, माउथ टू एनस, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं अपन? एलिमेंट्री कैनाल। जो जो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस से, जहां से पॉटी बाहर आती है, बात की ना लास्ट क्लास में, राइट? दैट पॉइंट इज नोन एज एनस, ठीक है। दैट इज अ सॉलिड वेस्ट मटेरियल। क्या हंसी आ रही है? तो बोला था लास्ट क्लास में भी नेचुरल है, ठीक है, ओके। तो ये पूरे पाथ में स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टिल एनस, इसके पूरे पाथ में ना अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। जैसे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है, पेट में आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करता है, पैनक्रियास में पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, ठीक है। पैनक्रियास तो खुद अपने आप में ग्लैंड है, ठीक है। लिवर में ग्लैंड, लिवर भी ग्लैंड है, लिवर भी क्या है? एक तरह का ग्लैंड है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक ग्लैंड है जो एक जूस और सेक्रीट करता है। तो ये सारे जूस के अंदर होते हैं एंजाइम्स। ये जूस में क्या होते हैं? एंजाइम्स। ये एंजाइम्स हमारे खाने को इस प्रॉपर्टी से इस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? अगर ये एंजाइम्स नहीं होते ना, तो एक टाइम का खाना, मतलब वन टाइम का मील जो हम लेते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करने में 50 साल लग जाते हैं। समझ रहे? अगर ये एंजाइम्स हमारी बॉडी में नहीं होते तो एसिड भी रहता है, वो पेट में ही रहता है, गैस्ट्रिक जूस होता है ना, वो एसिड भी सेक्रेट करता है। अपार्ट फ्रॉम एंजाइम्स, एंजाइम्स भी सेक्रेट करता है, बट उसके जूस में HCl भी होता है, एसिड। क्या नहीं रहता मुझे नहीं। होगा ना, मतलब नॉर्मल आप पानी पी रहे हो, आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपका खाना अंदर
मूव हो रहा है, हिल रहा है, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है, बट ये एंजाइम्स आपके रिएक्शन को फास्टर कर देते हैं। और इस टाइप की चीजों को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि जो हमारे रिएक्शन को फास्टर करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, कैटलिस्ट। वेरी गुड, क्या बोलते हैं अपन, कैटलिस्ट। तो ये एंजाइम्स एक तरह के कैटलिस्ट है, आप इनको बायो कैटलिस्ट बोल सकते हो। बायो कैटलिस्ट क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर है, लिविंग, बायो मतलब लिविंग होता है, इसलिए एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज बायो कैटलिस्ट, क्योंकि ये हमारे प्रोसेस को फास्टर करते हैं। तो अगर ये नहीं रहते तो मैंने बताया ना 50 साल लगता है एक मील को डाइजेस्ट करने में, मतलब आप पूरी जिंदगी में 2 ही बार खाना खा पाते हैं। आज पैदा हुए खाना खाए, 50 साल बाद पता नहीं जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, राइट। तो खाना नहीं खा पाते क्योंकि पच नहीं पाता ना खाना, और खा लेते तो फिर एसिडिटी होती, समझ रहे। एसिडिटी क्यों होती, क्योंकि एक्सेस खाना खाते हैं, पेट उसके हिसाब से एक्सेस में एसिड लिबरेट कर देता है, और फिर हमें खट्टी डकार आती है एसिडिटी, फिर अपन इनो पीते हैं, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड होगा तो आपका पूरा पेट जल जाएगा। खैर वो तो उसके लिए ना एक लाइनिंग भी सेक्रेट करता है आपका स्टमक, म्यूकस करके एक लाइनिंग भी होती है, म्यूकस, MUCUS। जब जब HCl सेक्रेट होता है ना, तो वो म्यूकस पहले बाहर आता है और पेट को कवर कर लेता है चारों तरफ से, ताकि अब जो एसिड बाहर आने वाला है ना, वो एसिड आपके पेट को जलाए ना। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके चलो, तो होलोसाइट में क्या लिखे, इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म takes the complex organic matter into its body by the process of ingestion। फिर क्या है, the ingested food is digested, मैंने digested का मतलब आप लोगों को बता दिया, राइट। उसके बाद और कुछ लिखे, and then absorbed into the body cells। यहां तक हो गया ना। अब यही चीज तो आपके बॉडी सेल अब्सॉर्ब करते हैं, ये नहीं जा पा रहा था सेल के अंदर, पर ये सारे चले जाएंगे सेल, तभी तो सेल को एनर्जी मिलेगी ना, तभी वो सेलुलर रेस्पिरेशन हो पाएगा अंदर। जो अपन कल एक रिएक्शन लिखे थे लास्ट क्लास में, C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2O plus energy in the form of ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एग्जांपल लिख लो उसका, ह्यूमन बीइंग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, वो सोशल एनिमल है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स आर द सोशल एनिमल्स, नॉट एक्चुअल एनिमल्स, ठीक है। डन। पहले अपन प्लांट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ये तो एक दोनों का ब्रीफ आइडिया हो गया ना कि न्यूट्रिशन के मोड्स कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, एक और तरीका होता है, अपन डिवाइड करते हैं न्यूट्रिशन या फिर ऑर्गेनिजम्स को, वो आपके हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस होते हैं। उसके बारे में तो आपको पता है ना, इसलिए वो नहीं लिख पा रहा हूँ। हर्बीवोरस व्हिच डिपेंड्स अपॉन ओनली प्लांट्स फॉर देयर फूड, और आपके कार्निवोरस होगा व्हिच डिपेंड्स अपॉन हर्बीवोरस फॉर देयर फूड, और ओमनीवोरस, ठीक है। चलो मेन हेडिंग डालना, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इतना तो हमें पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ये भी हमने बात कर ली। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपका रॉ मटेरियल होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल के अंदर होता है, ये चारों चीजें हमें पता है, राइट। बट एक्चुअली में प्रोसेस का स्टेप वाइज क्या क्या होता है, 2 फेज में प्रोसेस होता है। एक होता है लाइट फेज, लाइट फेज मतलब which will happen in the presence of light, यानी कि दिन के टाइम में, है ना। और एक प्रोसेस होता है डार्क फेज, जो रात के टाइम पे होगा। तो एक्चुअली में खाना ना रात में ही बनता है, दिन में तो बस 2 काम करते हैं या 2-3 काम करते हैं, अपन लिखेंगे इसके बारे में। सनलाइट कैप्चर करते हैं और स्टोर कर लेते हैं, सनलाइट को कैप्चर करके स्टोर करते हैं, और यही स्टोर्ड एनर्जी से वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं फूड, समझ रहे हैं। ड्यूरिंग डे टाइम दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ये पता है सबको। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ले जरूर लेते हैं, बट खाना वो रात में कन्वर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइज मत बोलना, रिड्यूस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का भी एडिशन होता है, अल्टीमेटली CO2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू C6H12, ये कन्वर्जन होता है। तो इस प्रोसेस को अपन रिडक्शन बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज, समझ में आ रहा है। या आप कह लो स्टार्च या कह लो कार्बोहाइड्रेट,
ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। आप ग्लूकोज का पॉलीमर बना लो, पॉलीमर सुने कभी वर्ड पॉलीमर? पॉलीमर नहीं सुने आप लोग? 8th क्लास में तो एक चैप्टर था ना पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स करके, पॉलीमर नहीं सुने? पॉलीमर का मतलब होता है कोई एक छोटी सी चीज को आप रिपीट करोगे ना तो वो बड़ी चीज बन जाएगी। एक रिपीटिंग यूनिट होती है, उसको आप रिपीट करते चलो तो वो एक बड़ा रूप ले लेगी, दैट इज नोन एज पॉलीमर। और उस छोटे वाले पार्ट को हम मोनोमर बोलते हैं। जैसे पॉलीथीन भी जो है ना, पॉलीथीन, पॉली पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली, वो तो पॉली ऐसे बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पॉलीथीन को भी पॉली लिख दो। पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारा। तो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के एक बड़ा यूनिट बनाया जाता है, तो उस बड़े यूनिट को हम पॉलीमर बोलते हैं, है ना। और छोटे यूनिट को क्या बोलते हैं? मोनोमर। क्या बोलते हैं? क्योंकि मोनो मतलब वन होता है, मोनो मतलब वन होता है ना, तो एक सिंगल यूनिट है इसलिए मोनोमर, और वो बहुत सारी यूनिट्स मिला के बनी है इसलिए पॉलीमर। तो स्टार्च और आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, आप बोल सकते हो कि दे आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, दे आर द स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट, दे आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अल्टीमेटली जितना भी खाना हम खाते हैं ना, मतलब जितना भी स्टार्च कंटेनिंग फूड हम खाते हैं, आलू, चावल, मीठा जितना भी हम खाते हैं, सब में स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। तभी तो जिनको शुगर होती है ना, उनको चावल, आलू मना करते हैं खाने से। भले चावल मीठा नहीं है ऐसे खाने से, आलू भी मीठा नहीं है खाने से, पर अल्टीमेटली वो हमारे बॉडी में जाके ना ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीमर ऑफ। समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली वो आलू जो है वो ग्लूकोज का ही बना हुआ। समझ में आ रहा है? आपका आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है या सेलुलोज है, ये सब आपका ग्लूकोज से ही बना हुआ है। ठीक है, हमारी बॉडी में भी जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, जितना भी स्टार्च हम खाते हैं, वो सब ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है, और तभी वो सेल के अंदर जा पाता है। तभी तो सेल रिएक्शन में भी हम इसी को लेते हैं ना। सेलुलर रिएक्शन जो मैंने लास्ट क्लास में लिखा था, हमने क्या लिखा था? C6H12O6 प्लस O2, ये लिए थे, क्योंकि अल्टीमेटली सेल के पास यही पहुंचता है। आपने भले खाया होगा रोटी, आलू, बट वो अल्टीमेटली सारा कन्वर्ट होकर यही बन गया। तो इससे आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और डायबिटिक पेशेंट को तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ना नहीं चाहिए ना। पता नहीं चीज, डायबिटीज जो बीमारी है, पता है ना। चलो, तो पहला अपन लिखे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, इसमें लिखना ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, green plants prepare their own food from carbon dioxide, and water. Elegant. Green plants prepare their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. तो बचपन से पढ़ते जा रहे हैं photosynthesis का. In the presence of sunlight and chlorophyll, by the process called as photosynthesis. By the process called as photosynthesis. Next line, the overall reaction can be written as CO2 plus H2O. इसको बैलेंस करोगे आप लोग, है ना? C6H12O6 plus O2, बैलेंस करो उसको, तो ये हो जाएगा आपका सनलाइट और क्लोरोफिल लिखना मत भूलना। क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6, यहाँ 6 और यहाँ 6। एक मिनट चेक कर लो।
ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखना, फोटोसिंथेसिस takes place, photosynthesis takes place the photosynthesis takes place in the green parts of the plant, not just leaves. ठीक है, अगर ये ऐसा सोचते थे अभी तक कि सिर्फ लीव्स में खाना बनता है तो ये गलत है ना। अगर स्टेम भी, अगर प्लांट की स्टेम अगर वो भी ग्रीन कलर की तो दे कैन आल्सो प्रिपेयर फूड। ठीक है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए ग्रीन पार्ट्स लिख दिया। ठीक है, क्या लिखे, तो उनके पास भी, आपके पास ये मतलब स्टेम में भी लेंटिकल्स होते हैं, क्यूटिकल होता है लीव्स के पास, तो लेंटिकल्स भी ओपनिंग होती है जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि स्टोमेटा होगा तो ही वो कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएंगे, उसके अलावा और भी पोर्स होते हैं प्लांट के पास। ठीक है, वन सच इज लेंटिकल्स जो स्टेम में होता है। ठीक है, ओके, क्या लिखे, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, फुल स्टॉप। The food is prepared in the form of glucose. The food is prepared in the form of glucose. The food is prepared in the form of glucose. The food is prepared in the form of glucose. ठीक है, and the extra glucose, कुछ तो ग्लूकोज वो यूज कर लेंगे ना अपने एनर्जी के लिए, प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए, तो उतनी क्वांटिटी में नहीं चाहिए जितना हमको चाहिए, क्योंकि उनको लोकोमोशन नहीं करना है, उनको बोलना नहीं है, राइट। उनको बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो हम करते हैं वो नहीं करते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी जितनी नहीं होती है। तो हमारे में एनर्जी बनती है रेस्पिरेशन के समय 36 एटीपी। अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है ना हमारे सेल के अंदर, तो 36 एटीपी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट प्लांट में कम होती है। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया है, कुछ ग्लूकोज तो यूज करेंगे अपना एनर्जी के लिए, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया है ना वो स्टोर करके लीव्स में रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसे हम घर में खाना एक्स्ट्रा बन जाता है तो क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं ना फ्रिज में कि अगले दिन खा लेंगे, तो वो भी ऐसा ही काम करते हैं, वो लीव्स में स्टार्च के फॉर्म में खाने को स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखिए, एक्स्ट्रा ग्लूकोज is changed into starch, changed into starch। क्या लिखे थे, कुछ छूट गया है क्या, क्लियर है ना सबको। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट, इन लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, एक लाइन और लिखना फोटोसिंथेसिस के बारे में ही। इन दिस द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इन दिस द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। Light energy is converted into chemical energy। ठीक है, आपकी बुक में ना एक एक्सपेरिमेंट है, अगर बुक रखे हैं तो पेज नंबर 96 निकालना, पेज नंबर 96 अगर बुक है तो। ठीक है सबको, आगे उस पेज पे सर, उस पे देखना यहाँ पे साइड में दो लीव्स बनी होंगी, दिख रहा है फिगर 6.2, उस पे लिखा हुआ है वेरीगेटेड लीफ बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट। जस्ट चेक करने के लिए कि वाकई में खाना लीव्स में बनता है या नहीं, वाकई में खाना लीव्स में बनता है कि नहीं। उसके लिए क्या कर रहे हैं, स्टार्च टेस्ट क्यों करते हैं, अगर खाना लीव्स में बनता या नहीं बनता तो उसके अंदर स्टार्च नहीं पाया जाता। अभी क्योंकि खाना लीव्स में बन रहा है तो एक्सेस शुगर स्टार्च के फॉर्म में लीफ में स्टोर्ड है। समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो उसको टेस्ट करने का क्या तरीका है, हम उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाल देते हैं। आयोडीन स्टार्च का टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। आयोडीन एक आपका एलिमेंट है ना, इट इज अ नॉन मेटल। ठीक है, वो स्टार्च टेस्ट कैसे देता है, अगर कोई लीफ में वाकई में अंदर स्टार्च होगा तो वो ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती है, इट टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर व्हेन यू ऐड स्टार्च इनटू इट। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना।
और अगर आप चाहते हो कि मैं एक लीफ को डिस्टार्च करूं, डिस्टार्च करने का मतलब क्या होता है? डिस्टार्च, स्टार्च हटाना है। तो आप क्या करो, एक प्लांट की एक लीफ को कवर कर दो ब्लैक पेपर से या क्लोथ से, ताकि उसके पास सनलाइट ना पहुंच पाए। सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली जितना पहले से स्टार्च स्टोर्ड होगा ना, वो खा लेगा, जब उसको यूज करेगा ना। और एक टाइम ऐसा आएगा जब स्टार्च खत्म हो जाएगा, अब क्योंकि उसको सनलाइट भी नहीं मिल रही है तो वो खाना भी नहीं बना पाएगा। अब अगर आप इस लीफ का स्टार्च टेस्ट करोगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर की नहीं होगी, क्योंकि उसका स्टार्च पूरा खत्म हो चुका है। समझ रहे हैं? ऐसी करते हैं ना, मतलब अब घर में खाना नहीं है, मतलब आज तो अपन क्या करेंगे, जो स्टोर होगा उसी को खाएंगे ना। बाहर पूरा मार्केट बंद है ना, लॉकडाउन है, कुछ नहीं मिल रहा है बाहर, तो क्या करेंगे? जो खाना घर में स्टोर है उसी को खाएंगे ना। बस वो लीफ के साथ वही हुआ है, उसको हमने एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया ताकि लाइट, सनलाइट उस पर ना पड़ पाए। ये एक्सपेरिमेंट अपन क्यों करते हैं? टू जस्टिफाई कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फूड या फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने यहाँ लिख दिया तो अपन थोड़ा मान लेंगे, हम एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखेंगे ना। तो पहले एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है कि लीफ के अंदर ही खाना बनता है, क्योंकि स्टार्च टेस्ट पता चला कि उस लीफ के अंदर स्टार्च है, इसका मतलब खाना ही नहीं बना। समझ रहे? किचन गंदा है मतलब खाना किचन नहीं बना है, होना चाहिए। वो गंदा है, स्टार्च पड़ा है, आपने स्टार्च टेस्ट किया आयोडीन डाल के, तो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, मतलब स्टार्च यही है, खाना यही बना है। पहला टेस्ट समझ में आया सबको? और दूसरा जो मैंने बोला वो क्या था कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने एक ही लीफ को कवर किया था, बाकी लीफ को कवर नहीं किया था। बाकी लीफ में स्टार्च टेस्ट करके देखो आप, सब ब्लू ब्लैक कलर की होंगी, क्योंकि सब ने सनलाइट को लेके खाना बनाया। एक बेचारी पत्ती जिसको आपने ब्लैक कवर करके रखा था, वो खाना नहीं बना पाई। क्यों? क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिल पाया, उसके पास गैस नहीं थी, वो कैसे खाना बनाएगी? समझ गए? क्लियर है सबको? ये दो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक? एक ये है ना, ये वाला दिख रहा है आपको? ये वाला ये उसके लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक और देख लो एक्सपेरिमेंट, राइट हैंड साइड में देखना। ये दो बेल जार लिखा है, बेल जार, इसको बेल जार बोलते हैं। बेल की शेप का है ना, बेल जार दिख रहा है, दोनों बेल जार। अब एक में क्या है, उन्होंने प्लांट को बस रखा है राइट हैंड साइड वाले में, और लेफ्ट हैंड साइड वाले में प्लांट के साथ एक प्लेट दिख रही होगी आपको, है ना? वो प्लेट के अंदर ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? KOH। क्या होता है? KOH। ठीक है, इसका काम है ये ना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड उस बेल जार के अंदर होगा, वो KOH उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा, लेफ्ट वाले को। राइट वाले को अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल पाएगा वहां पे अंदर, है ना? तो वो खाना बना पाएगा, मतलब उसका स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा, उसकी पत्तियों में स्टार्च प्रेजेंट रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि खाना नहीं बना पाएगा। तो एक और एक्सपेरिमेंट हो गया टू प्रूव कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी, सनलाइट इज नेसेसरी, समझ में आ गया? और खाना लीव्स में ही बनता है, इसका भी टेस्ट हमने कर दिया। समझ गए? तो कोई आपसे पूछे कि डी स्टार्च कैसे करेंगे लीफ को, तो यही बताना, या तो उसको अपन ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे, या दूसरा तरीका होता है आप उस प्लांट को उठा के डार्क रूम में रख दो 4-5 दिन के लिए। 4-5 दिन के लिए उस प्लांट को कहाँ रख देंगे? डार्क रूम में। तो जितनी भी पत्तियां उस प्लांट की सारी डी स्टार्च हो जाएंगी। डी स्टार्च मतलब उनका स्टार्च खत्म हो जाएगा, जितना भी खाना पड़ा था वो यूज कर लेंगे 4-5 दिन में। फिर अब आप उसको बाहर लेके आओगे और स्टार्च टेस्ट करके देखोगे तो कोई भी पत्तियां ब्लू ब्लैक कलर की नहीं होंगी। क्लियर है? ठीक, ओके। तो अभी हमने क्या लिखा है कि क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है ना? नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ये चीजें हमें मिलती कहां से। जैसे हमने क्या बोला, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, वाटर कहां से मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से मिलेगा, बट वो लेते कैसे? उनके पास तो नॉस्ट्रिल नहीं है, तो दे हैव स्टोमाटा, ठीक है, प्रेजेंट इन द बीनीथ द लीफ, है ना? लीफ के नीचे वाले सरफेस में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा। तो वो उनका बेसिकली एंट्री पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का। और वाटर कहां से मिलेगा? रूट से, थ्रू जाइलम। तो ये हो गए कि उनको रॉ मटेरियल मिलेगी कहां से। ये तो हमने देखा कि रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, और ये रॉ मटेरियल उनको
मिलेंगे कहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन फोटोसिंथेसिस पूरा खत्म कर देंगे ना, और दोनों डार्क फेज लाइट फेज जो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा नाम बताया हूँ बस, हम नेक्स्ट क्लास में लाइट फेज डार्क फेज पूरा रिएक्शन देख लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खत्म करके एनिमल का चालू करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू। हाँ अभी कुछ दिनों के लिए ना क्लास इसी टाइम रहेगी, मैं बताऊंगा फिर कब चेंज होगा, बाकी नहीं तो और पूरे साल भर 4:30 को ही चलेगी क्लास, ठीक है।